स्वागत है आपका इस वीडियो में। प्रयास चैरिटेबल फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। और इस वीडियो में हम चैप्टर 10 को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 3 देखेंगे कि सार कैसे करें। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि सार में मतलब जो अनुच्छेद होता है उसमें से सार तैयार कैसे होता है। ठीक है, मतलब जो उसमें उदाहरण होते हैं, व्याख्याएं होती है, वो हमें नहीं लिखनी होती है, राइट। फिर उसको 1/3 में लिखना होता है। जो अनुच्छेद दिया गया है उससे 1/3 में हमें उसे लिखना होता है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं कि पार्ट 3 में क्या आता है। फर्स्ट देखते हैं कि शीर्षक का चयन। शीर्षक का चयन। निश्चित अनुच्छेद का शीर्षक छांटना भी एक कला है। यानी कि जो अनुच्छेद दिया गया है उसका आप शीर्षक क्या लिखते हो, ठीक है, आप क्या समझे हो और क्या लिखते हो, उसका शीर्षक, उसका नाम क्या देते हो, वो भी एक कला है। यानी कि आपको सामने वाले को पढ़कर भी समझ में आ जाता है कि आप कितना समझे हो। ठीक है, शीर्षक जो है वो सदैव सामग्री पर आधारित और उसके केंद्रीय भाव से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, सार संक्षेपण लिखने से पहले ही यदि शीर्षक स्पष्ट हो जाए तो विचारों को सार रूप में कागज पर उतारने में बहुत ही सुविधा रहती है। शीर्षक का चुनाव करना किसी चीज़ को जैसे का तैसा रट लेना वाले कार्य नहीं है, बल्कि उसका प्रयोग चतुराई के साथ करना चाहिए। यह एक प्रकार का कौशल है जिसे निरंतर अभ्यास करके विकसित किया जा सकता है। कहावत है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। इसी कला से कला में निखार आता है। या इसका मतलब क्या है कि अगर हम बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो हम काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। और जो जड़मति है, यानी कि जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है, जिसको कुछ नहीं आता है, अगर वो भी बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करे तो वो भी उस चीज़ को सीख सकता है। तो शीर्षक चुनने के लिए आप अवतरण को 2-3 बार पढ़ लो, उसके केंद्रीय भाव पर विचार करो, और कभी कभी यह केंद्रीय भाव अवतरण के शुरू में ही मिल जाता है। ठीक है, पर उसका कोई कड़ा नियम नहीं है। कभी कभी ये अवतरण भाव मध्य अथवा अंत में भी हो सकता है। यानी कि आपका जो अनुच्छेद है उसके शुरू में ही आपको पता चल जाए कि अनुच्छेद किसके बारे में है, या फिर उसके मध्य में उसके बारे में लिखा हो, या फिर अंत में उसके बारे में लिखा हो जिसके बारे में ये आप कोई भी अनुच्छेद पढ़ रहे हो वो। ओके, तो जाहिर सी बात है कि आपको पूरा अनुच्छेद ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। शीर्षक जो है वो सदैव आकर्षक और रुचिकर होना चाहिए, साथ ही उपयुक्त भी हो, जिसमें संपूर्ण सामग्री का तथ्य अथवा आशय स्पष्ट होता हो। शीर्षक कैसा होना चाहिए? जो आप अपने सार को नाम दे रहे हो, जैसे कोई कहानी का नाम होता है वैसे ही आपको सार को भी नाम देना होता है। तो आप कितना समझे हो अनुच्छेद को, उस हिसाब से आपको शीर्षक देना होता है। तो एक ही अनुच्छेद के एक अथवा कई शीर्षक भी हो सकते हैं। प्रायः शीर्षक एक शब्द अथवा एक पदबंध का ही होता है। शीर्षक देने के लिए अधिकतर समास पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कभी कोई सूक्ति या वाक्य भी उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। अनुच्छेद समझकर कई बार पढ़ लेने के बाद जो आपके मन को जचे वही उपयुक्त शीर्षक होता है। इसी को स्वीकार कर लेना चाहिए। किसी सार का शीर्षक उपयुक्त पाकर ही परीक्षक सार पढ़ने की आवश्यकता का अनुभव करता है। मतलब आप जो एग्ज़ाम में अनुच्छेद दिया है उसका सार लिख के आते हो और उसका शीर्षक लिख के आते हो। ठीक है, सामने वाला जो परीक्षक है, जो आपका पेपर चेक करेगा, वो पहले आपका शीर्षक देखेगा। शीर्षक देखने के बाद ही उसको शायद मज़ा आए कि हाँ उसने क्या लिखा होगा सार में। समझ रहे हो? मेनली क्या है कि आपका शीर्षक जो है वो आकर्षक होना चाहिए, सामने वाले पर उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। अतः जो शीर्षक है वो बहुत सोच समझकर चुनना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि की भी परख होती है कि आप कितना समझे हो। उदाहरण के लिए पीछे दी गए अनुच्छेद का केंद्रीय अथवा मूल भाव क्या था? जो हमने तुलसीदास वाला देखा, मूल भाव क्या था कि कवि तुलसीदास का प्रभावशाली व्यक्तित्व, उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करी गई थी। ठीक है, तो अतः शीर्षक घूम फिर के इसी संबंधित होगा। यानी कि घूम फिर के, यानी कि आप कोई भी शीर्षक ले लो, लेकिन वो किससे संबंधित होगा? तुलसीदास के व्यक्तित्व के संबंधित ही होना चाहिए।
तो आप ये कह सकते हो कि कवि तुलसीदास, या फिर प्रभावी कवि तुलसीदास कह सकते हो। तुलसी का हिंदी साहित्य में स्थान कह सकते हो। हिंदी साहित्य का सितारा तुलसीदास कह सकते हो। रचनाकार तुलसीदास कह सकते हो। कोई भी शीर्षक दे सकते हो, समझ रहे हो। तो जो भी आपको उपयुक्त लगे वो शीर्षक आप दे सकते हो, लेकिन जो अनुच्छेद का अर्थ है वो उसमें आना चाहिए। ओके। सार संक्षेपण तथा सारांश दोनों प्रकार के लेखन में शीर्षक का बहुत ही महत्व होता है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि सार लेखन के नमूने। उसके कितने 2 नमूने होते हैं। उनमें संक्षेपण लेखन के नियमों को समझते हुए देखेंगे कि सार संक्षेपण किस प्रकार लिखा जाता है। फर्स्ट देखते हैं कि मूल सामग्री। पुस्तक ज्ञान का भंडार होती है और इससे हमें जो लाभ मिलते हैं वे अन्य किसी वस्तु से नहीं मिलते। कितनी भी पुस्तकें पढ़ लो तो आपका ज्ञान कम नहीं होगा, बढ़ेगा, राइट। तो इसमें समाज पर प्रभाव डालने की एक अद्भुत क्षमता होती है। वास्तव में यह एकमात्र सहज और सुलभ आधार है जिससे कोई भी व्यक्ति अत्यधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और पुस्तक में एक ऐसी शक्ति होती है जो सारे देश की जनता में जागृति का मंत्र फूंक देती है। संत्रस्त मानवता में अपूर्व साहस और बल का संचार कर दे। हमारे सामने कई उदाहरण हैं। रूसो की पुस्तक फ्रांस की राज्य क्रांति का कारण बनी। महात्मा गांधी की वाणी जो है वो पुस्तक ने समस्त भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध डटकर खड़ा होने का संदेश दिया। लेनिन की जो पुस्तक थी वो क्रांति काल में रूस का मार्गदर्शक बनी। इस तरह हम देखते हैं कि वह पल भर में मार्गदर्शक बनी। इस तरह हम देखते हैं कि वो पल भर में राज सिंहासन को पलट देती है। मनुष्य का शरीर कैसा है? नाशवान है, पर उसने जो कुछ भी पुस्तक लिखी है उसके कारण वह उसके नाम को अमर बना देती है, राइट। गांधी जी मर चुके हैं लेकिन उनके काम ने और उनकी पुस्तकों ने उनका नाम बना दिया, ठीक है। उसके कारण वो उसके नाम को अमर बना देती है। हम आज भी वाल्मीकि, तुलसी और सूर आदि का नाम बड़ी श्रद्धा से लेते हैं, और वो पुस्तक अकेलेपन का साथी भी होता है, राइट। जिसको रीडिंग का शौक होता है उसके पास ढेरों पुस्तकें होती है, अकेले में बैठ के बस वो पुस्तकें ही पढ़ते रहते हैं। तो ये अकेले में फालतू बातों को भी बुलाए रखती है, ठीक है। हम उसकी दुनिया में खो जाते हैं, और इसके अतिरिक्त यह मनोरंजन का भी श्रेष्ठ साधन होती है। तो इस अनुच्छेद में कुल 205 शब्द थे, ठीक है। तो सार संक्षेपण का व्यवहारिक पक्ष, ठीक है। तो इसमें आपने उपयुक्त मूल सामग्री हमने कितनी कुल 13 पंक्तियाँ पढ़ी, ठीक है। उसमें 5 से 8 तक मूल भाव को स्पष्ट करने वाला उदाहरण है। तो ये जो है वो ये सारे जो पॉइंट्स हैं उसको आप इसके साथ कंपेयर करना, ठीक है, कि कौन सी पंक्ति में क्या दिया गया, आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है सब कुछ। ओके। उपयुक्त बातों को ध्यान में रखकर मूल सामग्री के मुख्य बिंदु इस प्रकार हो सकते हैं कि मानव समाज में पुस्तक की उपयोगिता। पराधीन व्यक्ति के लिए यह शक्ति, साहस और प्रेरणा का स्रोत होती है। पुस्तक के बारे में समाज परिवर्तन और राज्य क्रांति लाने के गुणों से परिपूर्ण होता है। लेखक को अमर और श्रद्धा पात्र बनाता है, ठीक है। अकेलेपन का साथी होता है तथा मनोरंजन का साधन भी होता है। तो इन बिंदुओं के आधार पर मूल सामग्री का सार संक्षेपण इस प्रकार कर सकता है। कैसे होगा सार? मानव समाज में पुस्तक से सर्वाधिक लाभ है। यह ज्ञान प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। यह पराधीन व्यक्ति के लिए अपार शक्ति, साहस और प्रेरणा का स्रोत है। इसके भीतर समाज में परिवर्तन और देश में राज्य क्रांति लाने का अलौकिक गुण भी है। पुस्तक लेखक को अमरत्व प्रदान करती है और समाज में उसे श्रद्धा का पात्र भी बनाती है, और यह एकांत में मित्र होने के साथ साथ मनोरंजन का साधन भी है। तो हमने क्या देखा कि वो 205 शब्दों का जो था उसका सार हमने 72 शब्दों में लिखा, ठीक है। फिर देखते हैं कि रिपोर्ट का सार कैसे हो। तो किसी घटना या स्थिति या अवसर
विशेष के विवरण को रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट किससे कहते हैं? कोई घटना है, स्थिति या अवसर है, उसके विशेष को, अवसर विशेष के विवरण को रिपोर्ट बोलेंगे। रिपोर्ट में हर बात विस्तार से लिखी जाती है, इसलिए उसका सार अलग ढंग से बनाया जाता है। कैसे? कि हम ये जानते हैं कि हर संस्था अपने कार्य का विवरण देने के लिए साप्ताहिक, मासिक या अर्धवार्षिक या 6 माही और वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करती है। ओके, इनमें संस्था के उत्पादन, लागत, आय व्यय आदि से संबंधित आंकड़े होते हैं। कोई संस्था है, ठीक है, वो अपना पूरा काम जो है वो एक रिपोर्ट के थ्रू बाहर करती है। उसमें क्या क्या होता है कि उसने किसी चीज़ का कितना उत्पादन किया है, उसे कितनी लागत हुई, कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ। ठीक है, इन रिपोर्ट में संस्था द्वारा किए गए कार्य के विवरण के साथ उसके भावी कार्यक्रम की रूपरेखा भी होती है। और इन नेमी रिपोर्टों के साथ विशिष्ट अवसरों की विशिष्ट रिपोर्टें भी प्रकाशित की जाती हैं, जैसे कि शताब्दी रिपोर्ट हो गया, रजत जयंती रिपोर्ट हो गया आदि। इसके अलावा संस्थाओं की प्रगति का जायजा लेने के लिए भी कभी कभी विशिष्ट समितियां या आयोगों का गठन किया जाता है। ये समितियां या आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जिनमें संस्था के कार्यों और उसकी प्रगति का विवरण होता है, इसलिए इनका सार तैयार करना आवश्यक होता है। तो इसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट में हम तो इसमें हमने क्या देखा? पहले तो कि रिपोर्ट का सार तैयार कैसे होगा, राइट। फिर एक अनुच्छेद का उदाहरण भी देखा। अभी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे सार में क्या करना पड़ता है, सार लेखन कैसे करते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 4 में। बाय बाय।